आज हम हिस्ट्री के 50 क्वेश्चन करेंगे। ये 50 क्वेश्चन हर एग्जाम में आपको देखने को मिलते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? पहला ऑप्शन हड़प्पा, सेकंड मोहनजोदड़ो, थर्ड कालीबंगा, फोर्थ लोथल। देखिए, सिंधु घाटी की सभ्यता का जो प्रमुख बंदरगाह था वो था लोथल। लोथल लोथल जो था गुजरात में स्थित है और भोगवा नदी के किनारे स्थित है। यहीं से हमें गोदीवाड़ा के साक्ष्य मिले हैं। सेकंड क्वेश्चन चलते हैं, हड़प्पा की खोज किस वर्ष में हुई थी? हड़प्पा की जो खोज हुई थी, पहला ऑप्शन 1930, सेकंड 1920, थर्ड 1921, फोर्थ 1926। जो हड़प्पा की खोज हुई थी वो हुई थी 1921 में। 1921 में दयाराम साहनी के निर्देशन में हुई थी। दयाराम साहनी जो था उसने इसकी खोज की थी और यह जो खोज है सर जॉन मोरसल के निर्देशन में हुई थी। सर जॉन मोरसल के निर्देशन में दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा की खोज की। थर्ड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, राजस्थान के कौन से शहर में कालीबंगा की खोज हुई थी? फर्स्ट ऑप्शन उदयपुर, सेकंड चोरू, थर्ड हनुमानगढ़, फोर्थ गंगानगर। जो राजस्थान है, राजस्थान के कालीबंगा की खोज हुई थी राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में। जो हनुमानगढ़ है उसमें कालीबंगा खोज अमलानंद घोष ने की थी 1952 में, और इसका उत्खनन जो हुआ था वो बीबीलाल थापर और बीबीलाल ने किया था 1961 से 1969 के बीच। 1961 से 1969 के बीच हनुमानगढ़ में कालीबंगा की खोज हुई थी। फोर्थ क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, वैदिक सभ्यता के किस प्रकार की सभ्यता थी? जो वैदिक सभ्यता थी वो किस प्रकार की सभ्यता थी? फर्स्ट ऑप्शन नगरीय, सेकंड ऑप्शन ग्रामीण, थर्ड शहरी व ग्रामीण, फोर्थ कोई नहीं। जो वैदिक सभ्यता थी वो थी ग्रामीण सभ्यता। वैदिक सभ्यता एक ऐसी सभ्यता थी जिसमें पितृसत्तात्मक सभ्यता थी और जो उसका मुखिया था वो कुलपति था और सबसे छोटी इकाई कुल थी, यानी कि पिता को ही सर्वश्रेष्ठ प्रधानता दी गई थी। वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। छठे क्वेश्चन की ओर देखते हैं। छठा क्वेश्चन है, ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? फर्स्ट ऑप्शन 8, सेकंड 10, थर्ड 11, फोर्थ 9। ऋग्वेद में 10 मंडल है। जो ऋग्वेद में 10 मंडल बताए गए हैं और 10वां मंडल जो है उसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र 4 वर्णों के बारे में बताया गया है। यानी कि 4 जो वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य और शूद्र, इनके बाद में ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णन किया गया है। चलते हैं 7 क्वेश्चन की ओर। देखिए, इतिहास के जो 10 क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपको हर एग्जाम में देखने को मिलेंगे। 7 क्वेश्चन है, मेगस्थनीज ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? जो मेगस्थनीज था उसने कौन सी पुस्तक लिखी थी? पहली राजतरंगिणी, दूसरी रतन कोश, तीसरी इंडिका या दिव्यावदान। जो मेगस्थनीज था उसने लिखी थी इंडिका। मेगस्थनीज ने इंडिका पुस्तक लिखी थी जो कि मौर्यकालीन सभ्यता के बारे में बताती है। मौर्यकालीन जो समाज थे, नगर थे, उनके भूगोल का वर्णन किया गया है। और जो मेगस्थनीज जो इंडिका पुस्तक है यूनानी भाषा में लिखी गई है। केवल यूनानी भाषा में मेगस्थनीज ने इंडिका पुस्तक की रचना की। चलते हैं 8वें क्वेश्चन की ओर। किस ग्रंथ से पता चलता है कि अशोक जो था, सम्राट अशोक कश्मीर का संस्थापक था? यानी कि किस ग्रंथ से यह पता चलता है कि अशोक कश्मीर का संस्थापक था? पहला दिव्यावदन, सेकंड दीपवंश, थर्ड महवंश, फोर्थ राजतरंगिणी। सम्राट अशोक जो था वो अशोक कश्मीर का संस्थापक ये पता चलता है राजतरंगिणी से। जो राजतरंगिणी जो पुस्तक है वो कल्हण जो कवि था
अशोक के दरबार में कलहण नाम का जो कवि था उसने राजतरंगिणी पुस्तक लिखी और उस राजतरंगिणी पुस्तक में अशोक को कश्मीर का संस्थापक बताया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? फर्स्ट ऑप्शन अशोक, सेकंड ऑप्शन चंद्रगुप्त, थर्ड ऑप्शन श्रीगुप्त, फोर्थ ऑप्शन बिंबिसार। जो गुप्त वंश का संस्थापक था, जो प्रथम गुप्त वंश का स्थापना की थी, उसने की थी श्रीगुप्त ने। श्रीगुप्त ने गुप्त वंश की स्थापना की। इसका उत्तराधिकारी जो था घटोत्कच था, उसने आगे गुप्त वंश की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गुप्त काल में चांदी के सिक्कों को क्या कहा जाता है? गुप्त काल था, उसमें चांदी के सिक्कों को क्या बुलाया जाता था? पहला ऑप्शन है दिनार, सेकंड रुपयक, थर्ड रजत, फोर्थ कोइनई। गुप्त काल में चांदी के सिक्कों को कहा जाता था रुपयक, क्योंकि दिनार जो था वो सोने के सिक्कों को कहा जाता था, चांदी के सिक्कों को रुपयक कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नालंदा जो विश्वविद्यालय था, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? फर्स्ट ऑप्शन विक्रमादित्य ने, सेकंड कुमारगुप्त ने, थर्ड अशोक ने, फोर्थ ऑप्शन चंद्रगुप्त ने। जो नालंदा विश्वविद्यालय था उसकी स्थापना की थी कुमारगुप्त ने। कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। जो कि 427वीं ईस्वी में इसने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गुप्त वंश की शुरुआत कब हुई? यानी गुप्त वंश जो था उसकी शुरुआत कब हुई थी? 321 से 325 ईस्वी, 318 से 320 ईस्वी, 319 से 321 ईस्वी, या 331 से 335 ईस्वी। जो गुप्त वंश की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 321 से 325 के बीच। 321 से 325 के बीच गुप्त वंश की शुरुआत की गई। और गुप्त वंश का काल जो था वो स्वर्ण काल माना जाता है। गुप्त वंश के काल को स्वर्ण काल माना जाता है, जिसकी स्थापना 321 से 325 के बीच हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चीनी यात्री फाहियान वो किसके शासन में भारत आया था? जो चीनी यात्री जो फाहियान था, विद्वान था, वो किसके शासन में, यानी कि गुप्त वंश के किसके शासन काल में भारत आया था? फर्स्ट ऑप्शन अशोक, सेकंड ऑप्शन श्रीगुप्त, थर्ड ऑप्शन चंद्रगुप्त, फोर्थ ऑप्शन चंद्रगुप्त द्वितीय। चीनी यात्री जो फाहियान था वो आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। चीनी यात्री फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया और उसने यहाँ पर आकर 399 से 414 के बीच रहा। फाहियान जो था वो फाहियान 399 से 414 के बीच रहा और चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समुद्रगुप्त को किस नाम से जाना जाता है? यानी कि जो समुद्रगुप्त था उसको किस नाम से जाना जाता है? कौन सी उपाधियां दी गई थी समुद्रगुप्त को? फर्स्ट ऑप्शन नेपोलियन, सेकंड ऑप्शन अजातशत्रु, थर्ड ऑप्शन सिकंदर, फोर्थ ऑप्शन देश का विजेता। जो समुद्रगुप्त था उसको भारत का नेपोलियन या बेनाकार्ड के नाम से जाना जाता है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन के नाम से जाना जाता है। और इसको जो ये उपाधि दी गई थी समुद्रगुप्त को, और भी उपाधियां दी गई थी, और उपाधियां हैं परम क्रमांक, कविराज आदि उपाधियां है। लेकिन जो समुद्रगुप्त को नेपोलियन की उपाधि दी गई थी वो उपाधि दी थी विसेंट स्मिथ ने। समुद्रगुप्त को नेपोलियन की उपाधि विसेंट स्मिथ ने दी थी। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। प्रयाग प्रशस्ति किस शासक के संबंधित है? प्रयाग प्रशस्ति जो है किस शासक से रिलेटेड है? फर्स्ट ऑप्शन अशोक, सेकंड ऑप्शन समुद्रगुप्त, थर्ड ऑप्शन है चंद्रगुप्त द्वितीय, फोर्थ ऑप्शन श्रीगुप्त। जो प्रयाग प्रशस्ति है वो है किसके शासनकाल? एक मिनट देखते हैं।
प्रयाग प्रशस्ति किस शासक से संबंधित है? प्रयाग प्रशस्ति है समुद्रगुप्त के शासन से संबंधित। प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त के शासन से संबंधित है। और यह जो रचना है प्रयाग प्रशस्ति वो हरिसेन ने लिखी थी। हरिसेन नामक विद्वान था, उसने लिखी थी प्रयाग प्रशस्ति। और यह जिसकी जो लिपि है, जो इसकी भाषा है, वो ब्राह्मी लिपि है, जिसमें इतिहास जो है इसका इतिहास वो अशोक का वर्णन किया गया है। प्रयाग प्रशस्ति में अशोक का वर्णन किया गया है, सम्राट अशोक का वर्णन किया गया है। और ये समुद्रगुप्त के शासनकाल में लिखी। इसकी लिपि ब्राह्मी लिपि है और इसकी रचना हरिसेन ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नवरत्न किस गुप्त शासन काल से संबंधित थे? जो नवरत्न थे वो कौन से गुप्त शासक के काल में स्थित थे? पहला ऑप्शन है अशोक, सेकंड ऑप्शन है बिंबिसार, थर्ड ऑप्शन चंद्रगुप्त द्वितीय, फोर्थ ऑप्शन श्रीगुप्त। जो नवरत्न थे वो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में स्थित रहते थे। जो नवरत्न थे, पहला नवरत्न कालिदास, दूसरा वराहमिहिर, थर्ड धन्वंतरी, चौथा अमर सिंह, शंकु, छपड़, बेताल भट्ट, गढ़कटपर, वररुचि आदि विद्वान थे जो नवरत्न थे। वो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में उन्हें स्थित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कालिदास किस गुप्त शासक के काल में थे? जो कालिदास नामक विद्वान था वो किस गुप्त शासक के काल में स्थित था? फर्स्ट ऑप्शन अशोक, सेकंड ऑप्शन समुद्रगुप्त, थर्ड ऑप्शन जो चंद्रगुप्त द्वितीय, फोर्थ ऑप्शन बिंबिसार। कालिदास जो था चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में विद्वान था, नवरत्न के रूप में स्थित था वहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन। हुणों पर आक्रमण किस शासक के काल में हुआ था? जो हुणों थे, जो हुणों ने आक्रमण किया था गुप्त काल में, तो कौन सा शासक था जिसने हुणों का दमन किया था? जो दमन करने वाला था, हुणों का आक्रमण किया था, दमन कर कुमारगुप्त। क्योंकि कुमारगुप्त को हुणों का दमन करने वाला बताया गया है। कुमारगुप्त ही एक ऐसा शासक था जिन्होंने हुणों को विनाश किया था। इसके शासनकाल में ही उन्होंने आक्रमण किया था। इसने परम भट्टारक की उपाधि धारण की थी। कुमारगुप्त ने परम भट्टारक की उपाधि धारण की थी। जिसका पिता था वो चंद्रगुप्त द्वितीय था और इसकी माता जो थी ध्रुव देवी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुप्त काल में कौन सी मुद्रा चलती थी? गुप्त काल जो था, गुप्त काल में कौन सी मुद्रा का प्रचलन था? रुपया, सेकंड दिनार, थर्ड मुहूर, फोर्थ टंका। जो गुप्त काल था, गुप्त काल में मुहूर नामक मुद्रा चलती थी। क्योंकि जो दिनार था, दिनार जो था स्वर्ण मुद्रा को नाम दिनार माना जाता था और जो चांदी के सिक्के थे उसको रुपया के नाम से जाने जाते थे। लेकिन जो मुद्रा थी गुप्त काल में वो थी मुहूर, मुहूर मुहूर के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रणथंभौर में चौहान राजवंश का संस्थापक कौन था? रणथंभौर में चौहान वंश का राज संस्थापक कौन था? चौहान वंश का राज संस्थापक था गोविंदराज। गोविंदराज ने रणथंभौर में चौहान राजवंश की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन। जालोर में चौहान वंश का संस्थापक कौन था? जालोर था, जालोर में चौहान वंश की जो स्थापना किसने की थी? कौन सा शासक था जिसने जालोर में चौहान वंश की स्थापना की? पहला कीर्तिपाल, सेकंड रतन सिंह, थर्ड अमीरदेव, फोर्थ कानड़देव। जो जालोर में चौहान वंश की स्थापना की थी वो की थी कीर्तिपाल ने। कीर्तिपाल में चौहान वंश की स्थापना की रणथंभौर में, नहीं जालोर में। जालोर में चौहान वंश की स्थापना करने वाला कीर्तिपाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन। राजा अजयपाल किसके संस्थापक थे? राजा अजयपाल कौन सा जिला था, कौन सा क्षेत्र था जिसके राजा अजयपाल संस्थापक थे? पहला कोटा, सेकंड अलवर, थर्ड भरतपुर, फोर्थ अजमेर। जो राजा अजयपाल जो शासक था वो अजमेर पे राज करता था, क्यों अजमेर की स्थापना राजा अजयपाल ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन।
किसने चौहानों को ब्राह्मणों से संबंधित माना है? यानी कि ब्राह्मणों से रिलेटेड चौहानों को किसने माना है? फर्स्ट भंडारकर, सेकंड कनिंघम, थर्ड सीपी वैद्य, फोर्थ ओझा। जो चौहानों को ब्राह्मणों से रिलेटेड मानता है वो है भंडारकर। भंडारकर नामक विद्वान ही चौहानों को ब्राह्मणों से रिलेटेड मानता है। क्योंकि कनिंघम जो है, कनिंघम तो मानता है इनको सूर्यवंशी या वत्स गोत्रीय ब्राह्मण। कनिंघम मानता है सूर्य गोत्री वत्स गोत्रीय ब्राह्मण। भंडारकर मानता है इसे ब्राह्मणों से संबंधित। सीपी वैद्य और ओझा, ओझा इसे सीपी वैद्य मानता है इसे आर्य की संतान। चौहानों को आर्य की संतान मानने वाला सीपी वैद्य है। भंडारकर इसे ब्राह्मणों की संतान मानता है, संतान नहीं सॉरी, ब्राह्मण संबंधित मानते हैं चौहानों को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तराइन का दूसरा युद्ध किन के बीच लड़ा गया? तराइन का जो दूसरा युद्ध था वो लड़ा गया था पृथ्वीराज व गौरी के बीच। क्योंकि तराइन का प्रथम युद्ध भी पृथ्वीराज व गौरी के बीच हुआ था और तराइन का दूसरा युद्ध भी पृथ्वीराज व गौरी के बीच हुआ था। लेकिन पृथ्वीराज व गौरी के बीच जो तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था उसमें पृथ्वीराज की विजय हुई थी। लेकिन जो तराइन का दूसरा युद्ध था उसमें विजय हुई थी गौरी की। तराइन के दूसरे युद्ध में गौरी की विजय हुई। क्योंकि तराइन का प्रथम युद्ध जो हुआ था वो 1191 में हुआ था। तराइन का दूसरा युद्ध 1192 में हुआ। जो 1192 में हुआ था उसमें गौरी की विजय हुई थी और प्रथम जो 1191 में हुआ था उसमें पृथ्वीराज की विजय हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ? वही सवाल है, पहले बताया था अभी आपको कि तराइन का प्रथम युद्ध जो हुआ था वो था 1191 में और तराइन का दूसरा 1192 में। यानी तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में हुआ था पृथ्वीराज व मोहम्मद गौरी के बीच। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अलाउद्दीन के समकालीन शासक कौन था? जो अलाउद्दीन खिलजी था जिसने भारत पे या राजस्थान पे सर्वप्रथम आक्रमण किया था, वो उसका समकालीन शासक कौन था? उसका समकालीन शासक था कान्हड़ देव। क्योंकि कान्हड़ देव के ही था जिसने 1311 में अलाउद्दीन खिलजी ने कान्हड़ देव पर आक्रमण किया था और वहां पे साका हुआ था। कान्हड़ देव ही रिलेटेड था अलाउद्दीन खिलजी के समकालीन, जो कि जालोर का शासक था कान्हड़ देव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कान्हड़ देव व अलाउद्दीन के बीच युद्ध कब हुआ? अभी बताया था आपको कल। कान्हड़ देव व अलाउद्दीन के बीच जो युद्ध हुआ था वो हुआ था 1311 में। कान्हड़ देव और अलाउद्दीन के बीच 1311 में युद्ध हुआ जिसमें अलाउद्दीन खिलजी की विजय हुई। अलाउद्दीन खिलजी जीता था। कान्हड़ देव और रानियों ने जोर हुआ था। कान्हड़ देव को वीरगति प्राप्त हुई थी। जालोर का शासक था कान्हड़ देव। जो ये आपको इतिहास के 50 क्वेश्चन बताए गए हैं, जो रिवीजन हुआ है बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इनको रिवीजन कीजिएगा और नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आएंगे जल्दी आपके लिए 50 क्वेश्चन फिर से। थैंक यू।